Assalamu alaikum. Myself, Dr. SN, and I welcome on the behalf of Department of Business Administration to this new class, Introduction to Business. The subject code is BUSS 101. So I am directing to all of you that you have to note down the subject code for reference purposes, right? So let's start the new journey, the new way, and you can say that a new direction. Because in the previous semester, you have understand a lot of things regarding the basic foundation pillars of management. In this subject of introduction to business, I will cover almost every content that is become the part of business administration field. सो बेसिक फाउंडेशंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस सब्जेक्ट के अंदर हम तमाम जो हैं उनको माइनर माइनर सा कवर करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज क्या है? द बेसिक फाउंडेशन बिजनेस स्टार्ट करने के, स्टार्टअप के और आपके जो लाइक फाउंडिंग पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट. सो लेट्स रिकॉल बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि आप पहले देख चुके हुए हैं, कवर कर चुके हुए हैं, जिसके अंदर आपने बिजनेस जहाँ पर ऑपरेट हो रहा होता है उनके इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों को अंडरस्टैंड किया था. इंटरनल फैक्टर्स में आपको याद होगा ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो है, उसके अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर, उसके प्रेमिसेस के अंदर, प्लस उसकी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में जितने फैक्टर्स उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो तमाम उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट का हिस्सा है. ठीक है. जैसे कि कंपनी की प्रेमिसेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, कंपनी का कल्चर था, राइट, कंपनी का सिस्टम था, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं. हम इससे अगर इस साइकिल से थोड़ा सा बियॉन्ड बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ पे कंपेटिटर्स मिलते हैं, हमें सप्लायर्स मिलते हैं, राइट, हमें लेबर लॉ मार्केट मिलती है. इससे बियॉन्ड जब हम जाते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सटर्नल मैटर्स की जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो आपको याद होगा वहाँ पर आपने पेस्ट को या पेस्टल को स्टडी किया था, जो कहलाता है पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अगर हम पेस्ट की बात करें, और अगर हम पेस्टल की बात करें तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर और लीगल फैक्टर भी ऐड हो जाता है. ठीक है. तो ये आपका मैंने एक रिकॉल करवाया जो कि आपके माइंड में काफ़ी हद तक पहले से क्लियर है. तो अब हम बात कर रहे हैं जी बिज़नेस एंड इट्स इन्वायरमेंट की. तो बिज़नेस आप जब भी करते हैं तो इन्वायरमेंट चाहे वो इंटरनल है या वो एक्सटर्नल है, उसका इफ़ेक्ट बिजनेस इस पे लाजमी होता है. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये सिंपल बात कर रहे हैं कि जहाँ बिज़नेस और उसकी इन्वायरमेंट का रिलेशन है तो वहाँ पर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट जो है, जहाँ पर भी बिज़नेस डील कर रहे हैं उसके साथ उसका रिलेशन डेफिनेटली होता है. हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके बिजनेस उससे इफ़ेक्ट होते हैं. सेकेंड, इंटर relational between businesses, the world in which they operate, and the limit that governments imposed are on business activity. So again, legal factors, government factors, taxes, exchange rates, inflation rate, ये तमाम वही फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं. अगर आप नया स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये उसको डायरेक्टली ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट नज़र आएगा. अगर आपका बिज़नेस एक्सपेंड कर चुका हुआ है, उसमें ग्रोथ है, उसमें एक कैसे ऐसा फैक्टर है जो कि आपको लाइक नज़र आ रहा है कि जी अब आपका जो चार्ट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा है, आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, तब भी ये फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी
ले कर चलते हैं और अपने आप को उस थ्रेट से, उस बर्डन से अपने आप को बचा रहे होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। इस चैप्टर के अंदर हमारी जो फर्दर एक्टिविटी है वो बिज़नेस को और उसके रोल को, एंटरप्राइज को इन सेटिंग अप एंड डेवलपिंग बिजनेसेस को समझना है। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसका एंटरप्राइज के साथ जो रोल है, बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ में लेके जाने के लिए उसका रिलेशनशिप क्या है, हम उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो एंटरप्राइज का वर्ड हमने स्टार्ट से यूज़ किया और हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो उसके यहाँ पर हमारे पास 2 मीनिंग्स निकलते हैं। पहला मीनिंग क्या है जी? एन एंटरप्राइज इज़ सिंपली अनदर नेम फॉर अ बिज़नेस। मतलब इसका एक सिनोनिम है, इसका एक और नेम हम इसको कह सकते हैं। यू विल ऑफन कम अक्रॉस द यूज़ ऑफ द वर्ल्ड व्हेन रीडिंग अबाउट स्टार्टअप्स एंड अदर बिजनेसेस। जब भी आप कभी नया स्टार्टअप या कोई बिजनेसेस की बात करते हैं तो उसको एंटरप्राइज के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो इट्स जस्ट लाइक योर बिजनेस। Second meaning is basically like more important. The word enterprise describe the action of someone who shows some initiative by taking a risk, by setting up, investing in, and running a business. So basically, the word describes the actions of someone. ये जो वर्ड है ना, वो किसी पर्सन के एक्शंस को, उसके लाइक जो वो उस बिज़नेस के अंदर जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें जितना उसको प्रैक्टिकली तौर पे लेके चल रहा है, उस इनिशिएटिव को, उसके रिस्क को, उसके साथ इसको रिलेट किया जाता है। जैसे कि कोई नया पर्सन है, उसमें नया बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस में रिस्क भी ज़्यादा है, तो रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इस एक्सपेक्ट को, इस रिलेशन को समझने के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं इट्स रनिंग अ एंटरप्राइज। ठीक है, तो जस्ट लाइक हम दोनों केसेस में इसको समझते हैं कि ये एक बिज़नेस ही है। अब पर्पस क्या होता है जी किसी भी बिज़नेस का, बिज़नेस एक्टिविटी का, बिज़नेस प्लान का? पर्पस ये होता है कि बिज़नेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो किया जाता है वो रिसोर्सेज को यूज़ करने का नाम है। और रिसोर्सेज किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। रिसोर्सेज जो हैं वो सिंपली फॉर्म में आप किसी भी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोसेस में जाता है, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स बनती हैं और वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचती हैं। ये क्या है? ये बेसिकली इनपुट है। ठीक है, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, आप ह्यूमन की बात कर सकते हैं, मटेरियल की बात कर सकते हैं, नॉलेज की बात कर सकते हैं। ये तमाम रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इनको यूज़ करते हुए आप आउटकम्स की बात करते हो या आउटकम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू यूज़ द रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट दे डिमांड। तो आपने वो सारी रिसोर्सेज को यूज़ करना है और उसके बाद आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि आपने मार्केटिंग के अंदर भी ये पढ़ा होगा, कस्टमर इज़ अ किंग। ठीक है, एक इक्वेशन ये पढ़ी होगी और एक आपने शायद ये भी देखी हो कि जो बड़ी वेल नोन है, बड़ी फेमस है और थोड़ी सी इसके अंदर फ़नी एस्पेक्ट भी आ जाता है। फ़नी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें तो हम थोड़ा हंसते हैं सुन के, बट दैट इज़ अ रियलिटी। अब वो इक्वेशन क्या है, वो स्टेटमेंट्स क्या हैं? 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? लाइक समटाइम हो जाता है ना कि इंसान सोचता है कि कस्टमर ठीक नहीं है। इसका मतलब है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है, इफ़ यू एवर थिंक दैट कस्टमर इज़ रॉन्ग देन री रीड द रूल नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 1। यानी कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपका कस्टमर गलत है तो क्या करो, दोबारा से स्टेटमेंट नंबर 1 को या रूल नंबर 1 को दोबारा से रीड आउट करो। और वो क्या है? कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। सो समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए कस्टमर को राइट कहते हैं, कस्टमर को किंग कहते हैं। रीज़न ये है कि आप अपनी तमाम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए उसी कस्टमर को डिलाइट या खुश कर रहे होते हो। यही एक बिज़नेस का पर्पज़ होता है। ठीक है, बिज़नेस के सेकंड एक्टिविटी के अंदर हम बहुत सारी स्टेजेस देखते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, फिनिश गुड्स पैकेजिंग होती हैं, लॉजिस्टिक में जाता है और आगे आपके कस्टमर तक पहुँचाया जाता है।
ये तमाम स्टेजेस जो आगे मेंशन है जी, एडिंग वैल्यू टू द रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स। पीपल आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं बिजनेस जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट बिजनेसेस डू, लाइक बिजनेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है जी। सबसे पहले नंबर पे किसी भी बिज़नेस का मेन फोकस जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करने से क्या मुराद है कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है, सर्वे करवा सकते हैं, टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग हो सकती है, या फिर आप कस्टमर से इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, कस्टमर से प्रीवियसली जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा उनको क्या चाहिए। अगर आपने कोई नया स्टार्टअप करना है तो एक गैप आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम किसी भी बिज़नेस की सक्सेस या ग्रोथ के लिए वो कस्टमर की नीड के मुताबिक ही प्रोडक्ट लॉन्च हुई हो, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली fulfilling the needs of the customers. The very important point. The second one, purchase resources are factor of production. अभी factor of production आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप क्या समझें कि resources को परचेज़ करें। लाइक अगर आपने कोई लेट्स से स्कूल बनाया तो उसकी बिल्डिंग परचेज़ की, उसके लिए आपने लेबर को हायर किया, उसके लिए आपने लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं जो कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वो सारे आपने फुलफ़िल किए, देन आप कह सकते हैं ओके फाइन नाउ इट्स टाइम टू स्टार्टअप। और साथ में फैक्ट्री और प्रोडक्शन की फुलफिलिंगमेंट भी लाजमी है। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई दीज नीड्स। ठीक है, तो जो आप गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो उसको आप ऐसे बनाओ जो कि आपकी बिजनेसेस की नीड के साथ आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हों। सॉरी, business activity exists to produce consumer goods or services that meet the needs of the customers which are classified as। तो आपने क्या करना है कि कंज्यूमर गुड्स को और सर्विसेज को ऐसा बनाना है जो कस्टमर की नीड के मुताबिक हो। अब आप आ जाएं जी, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं और कंज्यूमर सर्विसेज क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होगा कि कंज्यूमर किसको कहते हैं और कस्टमर किसको कहते हैं। अगर नहीं तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कंज्यूमर हम उस पर्सन को कहते हैं जो कि प्रोडक्ट को ही परचेज़ करके उसके बाद उसको यूज़ भी करे। इसमें परचेज़ वो करे ये लाजमी नहीं है, परचेज़ कोई दूसरा भी करके उसको दे सकता है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करें और अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को ला के दें और वो इसको यूज़ करे, तो इस केस में आप कस्टमर होंगे और जो यूज़ कर रहा है वो कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाला, जो कंज्यूम कर रहा है उसको यूज़ कर रहा है। जो सिर्फ बाय करता है, परचेज़ करता है, हम उसको कस्टमर कहते हैं। दैट्स इट। लेकिन ज़्यादातर वर्ड हम कंज्यूमर को बोलते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस वो होता है कि वो टारगेटेड रिस्पोंडेंट जो कि उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर है, तो ज़्यादातर हम कंज्यूमर को बोल रहे होते हैं। बाकी आप कस्टमर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको इनका डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। अब कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं जी? द फिजिकल एंड द टेंजिबल गुड्स सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। दे इंक्लूड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज द कार, वॉशिंग मशीन्स एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज द फूड, ड्रिंक्स एंड स्वीट्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो कंज्यूमर गुड्स वो हैं जी जो टेंजिबल हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में हैं, जो कि आप उसको टच कर सकते हो, उसको परचेज़ करके उसकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, वो आपके नाम हो जाती हैं। चाहे वो हैवी प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रूटीन ग्रोसरी आइटम्स हैं, जो भी हैं वो सारी की सारी आपके लिए कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगी। कंज्यूमर सर्विसेज जो हैं दैट इज़ बेसिकली द नॉन टेंजिबल दैट कैन नॉट बी टच्ड ईजीली ना, उनको आप टच नहीं कर सकते ना, ईजीली का वर्ड भी मुनासिब नहीं है, लेकिन उनको आप ऐसे कह सकते हैं कि वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। दे इंक्लूड होटल अकोमोडेशन, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड ट्रेन जर्नीज़। तो लाइक आप ट्रेन में सफ़र करो तो वो उसकी ऑनरशिप आपको नहीं ना मिलेगी, वो ट्रेन उनकी ही रहेगी, आपने बस उसको यूज़ किया, सर्विस ली और दैट्स इट। आप किसी होटल में स्टे करते हो, आप कोई बैंक की सर्विस यूज़ करते हो, वो सारी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो अब इससे हमें ये पता लगा कि जो बिजनेसेस हैं वो गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं
और हम लेटेस्ट लैंग्वेज में गुड्स एंड सर्विसेज को एक वर्ड के साथ भी बोल सकते हैं, दैट इज़ नोन एज अ ऑफरिंग्स, OFFERINGS, ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स का मतलब है कि व्हाट इज़ बेसिकली यू आर ऑफरिंग, व्हाट आर योर ऑफरिंग्स। मतलब अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी गुड्स भी दे रही हो और सर्विसेज भी दे रही हो। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मतलब लेट्स से कि कोई ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस के साथ भी डील करती है और साथ में वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी देने लग पड़ी है, ठीक है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। तो वो कहेगी जी हमारी ऑफरिंग्स जो हैं उसमें ये भी हैं और आपकी गुड्स भी हैं और आपकी सर्विसेज भी हैं। तो हमें सेपरेटली बोलने की बजाय एक सिंगल वर्ड बोलकर भी हम उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ये मैं आपको बता रहा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमने कवर करना है, उसको समझना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझने के साथ ही हमें पता लग जाएगा कि हमारे एंटरप्राइज जो है वो बेसिकली क्या है और एंटरप्राइज का रोल क्या है। यहाँ तक मैं आपको आज बेसिक इंट्रो में बताऊँगा, बाकी पोर्शन हम इस चैप्टर का, ये मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप देख सकेंगे। सबसे पहले जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास आता है जी लैंड। लैंड इज़ बेसिकली, जो आसान वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि जो आपकी ज़मीन है, ठीक है, जो आपका वो एरिया है जहाँ पे आपने बिज़नेस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनानी है आपने उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी दोनों प्रोडक्ट्स इसमें आ जा सकती हैं, रिन्यूएबल भी आ सकती है और नॉन रिन्यूएबल भी आ सकती हैं, ठीक है। और आपकी लैंड इटसेल्फ भी है, मतलब जो प्रोडक्ट्स आपकी रिप्लेनिशेबल हैं और कोई रिप्लेनिशेबल नहीं हैं, दोनों ही इसके अंदर आपकी कवर होती हैं। जैसे कि कोल है, क्रूड ऑयल है, ट्रिम्बल है, उसके अलावा आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी आ सकती है, ठीक है। ये तमाम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही आपकी लैंड के अंदर कवर होती हैं। लेबर आपकी जो है वो मैनुअल और स्किल लेबर, दैट बेसिकली मेकअप द वर्क फोर्स ऑफ द बिजनेस। जो भी आपकी चाहे वाइट कॉलर हैं, आपके ब्लू कॉलर हैं, दोनों वर्कर्स ही आपके लेबर में आते हैं। वाइट कॉलर हम उनको कहते हैं जो एग्जेक्टिव लेवल जॉब करते हैं, मतलब जो आफ्टर अ फॉर्मल एजुकेशन डिग्री वो ऑफिस की जॉब करते हैं, या वो एट लीस्ट वो जॉब करते हैं जिनको हम एग्जेक्टिव लेवल जॉब कह सकते हैं। जो आपकी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो आपकी लेबर वो होती है जो आप जिनको प्लम्बर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन कह सकते हैं, आप उनको फैक्ट्री में काम करने वाले वो जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व वर्कर्स हैं वो कह सकते हैं। एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात की? नहीं आएगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू में आस्क, इंशाल्लाह हम उसको भी नेक्स्ट क्लास में, स्काइप में, जूम में, जहाँ पे भी आप चाहेंगे आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उसको हम वहाँ पर देख लेंगे। Capital is basically just not only the finance needed to set up a business and pay for its continuity operation, but also it's basically the man-made resources used in the production, and such as these are the computers, machines, factories, offices and the vehicles. इसका मतलब ये है कि कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दें, आप सिर्फ जो लाइक बिज़नेस को रन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए थी, आपने उसके लिए इन्वेस्टमेंट की और वो आपका कैपिटल बन गया, बल्कि वो आइटम्स जो आपकी यूज़ हो रही हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन बनाने में यूज़ हो रही हैं वो तमाम आपकी कैपिटल गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल यहाँ पे दे दी गई है, कंप्यूटर मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज है, व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, everything come under the capital goods. And then we have enterprise, जो कि हमारा स्टार्ट है, जो कि हमारा आज की डिस्कशन का लास्ट पॉइंट भी है। दिस इज़ द ड्राइविंग फोर्स provided by risk-taking individuals that combines the other factor of production into a unit capable of producing goods and services. It provides a managing decision making and coordinating role. अब आपको समझ आ रही है बात की? ये एंटरप्राइज ही एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि आपको रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल के साथ मिलती है, जो कि अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए एक कैपेबल प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज को बनाता है। यानी कि अगर ये ड्राइविंग फोर्स ना हो ना तो आपकी रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल्स
कि जो डिसीजंस हैं, जो मामलात हैं, वो पॉसिबल ही ना हों। तो इस ड्राइविंग फोर्स की वजह से, इस नेचर की वजह से कि जी आपका ये बिज़नेस है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट्स को, एक इंट्यूशन डेवलप होती है, एक ऐसा फैक्टर डेवलप होता है जो कि आपको ये गाइड करता है कि ओके फाइन, यू हैव अ पोटेंशियल एंड यू कैन डू एनीथिंग, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट दैट द गुड रिजल्ट्स यू विल अचीव्ड। सो यहाँ तक इसको देखें, और नेक्स्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का, वो आप सेकंड वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।